हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा नागरिकता अधिनियम 1955। और इसके पहले मैंने आपको बताया था नागरिकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उस पर डिस्कस करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। और इससे पहले मैंने आपको बताया था नागरिकता। ठीक है, यानी कि नागरिकता क्या है। तो इस पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं। नागरिकता का जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, नागरिकता का जो लेक्चर दिया था, उस पर थोड़ा चलते हैं। ठीक है, तो नागरिकता क्या है। नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कह सकते हैं जिसके आधार पर वो किसी देश का नागरिक स्वयं को कह सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी। नागरिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो उस देश का निवासी होता है, ठीक, और दूसरा जो विदेशी होते हैं। ठीक है, किसी जैसे मान लीजिए कोई विदेश से हमारे देश में कोई व्यक्ति आ गया, तो दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक तो आते हैं यहाँ पे जो बस जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब विदेश से आए और यहीं पे यहाँ के निवासी बनकर यहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। और कुछ विदेशी अलग टाइप के होते हैं, जैसे कोई घूमने के उद्देश्य से आ गया, भ्रमण के उद्देश्य से आ गया, व्यापार के उद्देश्य से आ गया, ठीक है, एजुकेशन के उद्देश्य से आ गया। कई प्रकार है, तो कई विदेशी उस उद्देश्य से आते हैं। तो उनको जो एक क्राइटेरिया है, नियम कानून है, उनके तहत वो देश में रह सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उनको नागरिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में जो लेक्चर दिया था, इसमें मैंने आपको जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक का इसमें वर्णन किया गया था, और उसी को मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक बार थोड़ा और नज़र डालते हैं, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्योंकि भारत का विभाजन हो गया दो स्वतंत्र राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में। तो जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ कुछ लोग हमारे विदेशों में भी थे जो स्वतंत्रता की कमान विदेश से ही संभाल रहे थे। ठीक है, यानी कि विदेश से किसी ना किसी तरह से वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों को जब वो स्वतंत्र हुआ देश, तो उसके बाद वो भारत आना था उन लोगों को। उनको किस प्रकार से नागरिकता इसमें दी जानी थी, ये सारे प्रावधान हमने जो संविधान में बताए गए हैं, उनका मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर जो ये नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में, उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जाना है। अनुच्छेद 11, अगर आपको याद होगा, अनुच्छेद 11 में मैंने आपको बताया था कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन करने हो संसद को, तो अनुच्छेद 11 के तहत इसमें किया जा सकता है। और अनुच्छेद 11 के तहत ही ये जो 1955 का जो नागरिकता जो अधिनियम है, ये संसद में लाया गया। ठीक है, तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जानी थी, ये प्रावधान बताए गए अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में। और उसके बाद जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद किस तरह से नागरिकता, किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जानी है, ये सारी चीजें किसमें बताई गई है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये सारी चीजें बताई गई है। और ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 5 बातें बताई गई है कि इन 5 तरीकों से आप, इन 5 आयामों से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन 5 में से अगर कोई एक चीज आप पे लागू हो रही है, तो उस के आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पे मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी किस तरह से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई गई है। और किस तरह से आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो समाप्ति के इसमें 3 आधार बताए गए हैं और प्राप्ति के इसमें 5 आधार बताए गए हैं, उसी पे आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्राप्ति के जो आधार है 5, उस पर पहले डिस्कस करते हैं किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद ये नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे। तो इसमें सबसे पहला जो आधार रहेगा वो रहेगा जन्म का आधार। जन्म के आधार पर
जन्म के आधार पर, और दूसरा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा वंश के आधार पर। तीसरा होगा पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, पंजीकरण के यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा हो जाएगा आपका देशीकरण के आधार पर, यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर। और पांचवा जो बिंदु रहेगा आपका, ये या तो आपका अर्जित भूमि हो जाएगा, अर्जित भूमि, या आप इसको कह सकते हैं अधिग्रहित भूमि, अधिग्रहित भूमि, या आप इसको कह सकते हैं विजय। कोई देश किसी देश की विजय के द्वारा भूमि अधिग्रहित कर लेता है, तो इसमें भी आपको ये इस जो ये पांचवा पॉइंट है, इसके आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक एक करके इसमें बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे इस बिंदु पे, जन्म के आधार पर आप किस प्रकार से भारतीय नागरिक बन सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो इसमें तीन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है, यदि 26 जनवरी 1950 के बाद, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले अगर भारत में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके माता पिता किस देश के नागरिक है। ठीक है, तो अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या इसी डेट को 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले अगर भारत में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। फिर इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद अगर भारत में हुआ है, तब भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अभी तक कब तक था? 1 जुलाई 1987 के पहले। दूसरा बिंदु, 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तब भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपके माता पिता है, उनमें से किसी एक का, दोनों में से कोई किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा बिंदु था इसमें, यदि आपका जन्म हुआ है, यदि 1 जुलाई 3 दिसंबर, यदि 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद अगर भारत में हुआ है, तब भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपके जो मम्मी पापा है, यानी कि आपके जो माता पिता है, उनको भारत का नागरिक होना इसमें जरूरी है। या फिर अगर दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं, तो दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और जो दूसरा है वो अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, अवैध प्रवासी का मतलब समझते हैं आप? जो एक प्रवासी, एक व्यक्ति होता है भारत में जो प्रॉपर तरीके से नियम कानून के तहत वो हमारे देश में रह रहा है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर वहाँ से किसी देश से पासपोर्ट बना के फिर हमारे देश का जो वीजा है वो लेके वो नियम के अनुसार भारत में रह रहा है। या फिर अवैध प्रवासी होता है जो अपना तो अपने देश से उसने
पासपोर्ट लिया है आने के लिए, ठीक है, और ना ही हमारे देश से कोई वीजा उसने यहाँ पे रहने के लिए लिया है। तो इस प्रकार से कोई एक का तो नागरिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है दोनों में से वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि नियम कानून के अनुसार अगर वो भारत में रह रहा है तो उस आधार पर भी आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 2004 को या फिर इसके बाद यदि आपके माता पिता भारत के नागरिक है या दोनों में से कोई एक नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है तो भी आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जन्म के आधार पर आप 3 तरीके इसमें बताए गए हैं, इसमें नागरिकता आपको दी जा सकती नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। ये समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे 1955 है, 1955 के बाद फिर 1986 में इसको संशोधन किया गया, 1986 के बाद फिर 1992 में इसको संशोधन किया गया, फिर 2003 में संशोधन किया, 2003 के बाद फिर 2005 में संशोधन किया, 2005 के बाद फिर 2015 में भी इसमें संशोधन किया, और 2015 के बाद फिर 2019 का जो CAA है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो तो आपको सबको याद होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उस 1955 में कुछ और चीजें थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे जो संशोधन हुए उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो जन्म के आधार पर नागरिकता आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में आप नोट भी करते रहें, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएगी। अब दूसरा है वंश के आधार पर। अगर आप वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो वंश के आधार पर अगर आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी तो इसमें भी ये आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले, पॉइंट 1 है ये, पॉइंट 1, अगर 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है, अगर आपका जन्म किसी और विदेश में हुआ है, किसी देश में हुआ है, तब भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो आपके पिताजी है, आपके पापा है, उनको भारत का नागरिक होना इसमें जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है फिर अगर आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद अगर आपका जन्म किसी बाहर देश में हुआ है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में हुआ है, तब भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें से जो आपके माता पिता है, दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ पिताजी का था कि पिताजी को भारत का नागरिक होना जरूरी था, यहाँ तक की जो सीमा है। उसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1992 के बाद को या इसके बाद, तो फिर आपके माता पिता दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो तीसरा जो बिंदु है, यदि 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद अगर आपका जन्म किसी विदेश में हुआ है, किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जब आपका जन्म हुआ हो, जन्म के 1 वर्ष के बाद आपको जो आपके जन्म का पंजीकरण है, 1 वर्ष के बीच में, जन्म के 1 वर्ष के बाद नहीं, जन्म के 1 वर्ष के बीच में आपका जो पंजीकरण है वो भारत में होना जरूरी है, ठीक है, कि भाई इस तरह से ये बच्चा हुआ है। साथ ही में जो आपके माता पिता है उनको एक शपथ पत्र देना होगा
कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। तो ये तीन तरीके इसमें वंश के आधार पर है। तो 3 तरीकों से आप वंश के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं हमारे देश की, भारत की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में तो ये इक्का दुक्का का भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपको इसको इसी प्रकार से गहनता से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब चलते हैं पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता तभी दी जाएगी अगर आप अवैध प्रवासी नहीं है तो। ठीक है, अवैध प्रवासी जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, मान लीजिए मैं भारत का निवासी हूं मैं। ठीक है, मान लेने का इसमें कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए मैं जा रहा हूं अमेरिका, मैं किसी तरह से समुद्र के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना हो गया। ठीक है, और किसी तरह से जो भारतीय नेवी है उनके चंगुल से निकल के मैं सीधा कहाँ पहुंच गया, अमेरिका का जो समुद्री इलाका है वहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और वहाँ पे भी जो अमेरिका की जो नौसेना है, जल सेना है, वहाँ से भी मैं बच के अंदर एंट्री कर देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ से बिना पासपोर्ट के और वहाँ से बिना वीजे के अगर मैं वहाँ पे एंट्री कर गया, ठीक है, वहाँ अंदर घुस गया, तो मैं एक प्रकार से वहाँ पे अवैध प्रवासी के रूप में रह रहा हूँ। और अगर मैं उस बीच पकड़ा जाता हूँ तो वहाँ पे जो नियम कानून है कि भाई कोई अगर अवैध रूप से, जैसे भारत में भी नियम कानून है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अवैध रूप से रह रहा है, ठीक है, तो उसमें इसमें सजा का प्रावधान किया गया है कि भाई इस नियम के तहत आपको इसमें सजा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में अवैध रूप से रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है तो वो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, उसको जब वो पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, तो जब वो पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा तो उसके 7 साल पहले उसको भारत में निवास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक भारत में रह रहा है, उसके बाद वो कोई विदेशी व्यक्ति है 7 साल तक नियम कानून के अनुसार, ठीक है, यानी कि वीजा पासपोर्ट वगैरह जो भी है उसके आधार पर वो भारत में रह रहा है 7 साल तक, उसके बाद वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तो इसमें 7 साल दी गई है। उसी प्रकार से अगर कोई विदेशी पुरुष या महिला हमारे देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, तो उसमें भी उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, शादी तो कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद 7 साल तक उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। 7 साल के बाद ही तब आपको पंजीकरण आवेदन करना पड़ेगा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के जिन्होंने विदेशों से शादी करी है। ठीक है, आप सोनिया गांधी जी का ही उदाहरण देख लीजिए। सोनिया गांधी जी मूल रूप से इटली की रहने वाली है। ठीक है, उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी करके भारत की नागरिकता ग्रहण की थी और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से इस समय भारतीय नागरिक है। ठीक है, उसी प्रकार से आप युवराज सिंह क्रिकेटर है, सब लोग ही जानते होंगे, उन्होंने भी इंग्लैंड की महिला से शादी करी है, हेजल से उन्होंने शादी करी है। तो वो भी एक प्रॉपर नियम के तहत ही जो नागरिकता है ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, ये सिर्फ जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके लिए नहीं, कोई भी एक जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल्स है सबके लिए नियम लागू है कि भाई इसी तरह से आप अगर किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो दोनों के लिए ये प्रावधान है कि आप 7 साल पहले इस देश में रहें। ठीक है, उसके बाद आप पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्वतंत्र पूर्व स्वतंत्र देश के नागरिक है, स्वतंत्र देश के नागरिक है, या स्वतंत्र देश के आप पूर्व नागरिक है, स्वतंत्र देश के पूर्व नागरिक, यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय आप भारत के नागरिक थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अगर आप उस समय भारत के नागरिक थे या आपके जो माता पिता है वो भारत के नागरिक थे, तो भी आप पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप स्वतंत्रता के बाद किसी और देश में चले गए, ठीक है, आप भारत के नागरिक थे स्वतंत्रता के समय, उसके बाद आप चले गए विदेश, वहाँ की नागरिकता आपने ग्रहण करी, उसके बाद आप सोचते हैं कि यार मैं अब वापस जाता हूँ इंडिया में रहने के लिए,
तो आपकी नागरिकता तो उस समय हट गई थी क्योंकि आप किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए थे। उसके बाद अगर आप दोबारा से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला जो पॉइंट है, पंजीकरण के आधार पर ही आपको इसमें नागरिकता मिलेगी। और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पूर्व आपको 1 साल भारत में रहना होगा, ठीक है। 1 साल मतलब 12 महीने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर चलते हैं हम देशीकरण। देशीकरण के आधार पर अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं भारत की तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भारत सरकार के द्वारा कुछ देश चिन्हित किए गए हैं। अगर आप उस देश के नागरिक हैं तभी आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ दिनों का आपको कुछ सालों का आपको टाइम दिया गया जाएगा। अगर आप उस टाइम में अपने को स्वयं को भारत का जो हमारा देश है भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से या जितनी भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अगर आप भारत के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं तो ठीक है, आप भारत की नागरिकता ग्रहण कीजिए। अदरवाइज आपके लिए जो आपका देश है वहाँ के द्वारा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। तो इस प्रकार से जो देश चिन्हित किए गए हैं, अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो देशीकरण के आधार पर आपको इसमें नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा बिंदु है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उसमें मैंने आपको बताया था 22 भाषाएं। अगर आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के ज्ञाता है, मतलब होना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। जो उसमें भाषा बताई गई है 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं में से आपको किसी एक भाषा का अच्छे से ज्ञाता होना जरूरी है, तभी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी देशीकरण के आधार पर, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु यह है कि आपको इसमें 10 साल तक भारत में रहना जरूरी है। खुद को आपको 10 साल के अंदर ही पता चल जाएगा कि भाई मैं भारत की जो परिस्थिति है उसके जो देश है उसकी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल पाता हूँ या नहीं ढाल पाता हूँ। नहीं ढाल पाओगे तो आप अपने देश चले जाओगे, अगर ढाल पाते हो तो आप हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको विज्ञान, कला, साहित्य, ठीक है, इन सभी में किसी एक में आपको माहिर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देशीकरण के आधार पर। और अब है पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे इस समय हम भारत के नागरिक हैं, भारत ने किसी देश के किसी भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। या सपोज कीजिए पाकिस्तान का कोई पार्ट है, ठीक है, उसको भारत ने क्या कर लिया, युद्ध के द्वारा या आक्रमण के द्वारा उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो वो किस प्रकार से जो वहाँ के जो नागरिक है जो कब्जे में ले लिया जो क्षेत्र है वहाँ पे जो नागरिक है उनको किस आधार पे नागरिकता मिलेगी, ये अर्जित भूमि या फिर अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं हुई है भारत में। जैसे पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत के कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जैसे गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली है, दीव दमन, पांडिचेरी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र थे जो किसके अधीन थे, पुर्तगाल और फ्रांस के अधीन थे। तो जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी जो इस समय पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया था 2006 में। तो जो पुदुचेरी है उसमें 1962 में एक अधिनियम लाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत क्योंकि जो पांडिचेरी के जो नागरिक थे वो किसके अधीन थे, फ्रांस के अधीन। तो उनको जो 1962 का जो नागरिकता अधिनियम था, संशोधनात्मक अधिनियम था 1962 का, उसके तहत उन लोगों को नागरिकता दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि किसी अन्य कंट्री का हम भूभाग को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इसमें किस प्रकार से उन लोगों को नागरिकता दी जानी है, ये किस पॉइंट में की गई है, ये जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है। अर्जित भूमि, अधिग्रहित भूमि या फिर विजय के द्वारा इसमें नागरिकता उनको दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नागरिकता ग्रहण करने की है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार अच्छे से। अब चलते हैं कि आपका जो नागरिकता, ये जो 5 पॉइंट है, इनके आधार पर अगर आप नागरिकता ले भी लेते हैं तो आपकी जो नागरिकता है किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे
आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे एग्जाम देने जाते हैं तो आप इतना तो खुद को श्योर कर लें कि मैं किसी जिस भी फील्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, वो चाहे ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप ए का हो, किसी भी ग्रुप का एग्जाम हो, तो आप खुद को पहले ये तो श्योर कर लें कि हाँ भाई मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तभी आप वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा क्या हाल हो सकते हो तो आपसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। तो इसमें अब नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है, अब इन चीज़ों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसी में 1955 के अधिनियम के तहत ही तीन तरीके इसमें बताए गए हैं कि अगर आप इन तीन तरीकों से आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। एक हो जाएगा स्वैच्छिक त्याग पत्र, स्वैच्छिक त्याग पत्र के द्वारा। दूसरा हो जाएगा बर्खास्त करने पर। तीसरा हो जाएगा वंचित करने पर। तो इसमें पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं स्वैच्छिक त्याग पत्र के द्वारा। मैं भारत का नागरिक हूं और मैं स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, तो इस आधार पर मेरी जो नागरिकता है स्वैच्छिक त्याग पत्र के द्वारा मेरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो मैं हूं, मेरी नागरिकता तो समाप्त हो गई, लेकिन जो मेरे साथ मेरे बच्चे हैं क्या उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी? तो इसमें ये पॉइंट है कि अगर तो बच्चे हैं नाबालिग, ठीक है, नाबालिग बच्चे हैं यानी कि 18 साल से नीचे के हैं, तो उनकी तो नागरिकता आपके साथ ही जुड़ी है, ठीक है, तो उनकी तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के, वयस्क बच्चे हैं आपके, तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी आपके साथ विदेश जा रहे हों, तो वो तो यहीं पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 18 साल के हो गए, वो भारत के नागरिक है, तो जब तक वो खुद ना चाहें तब तक वो भारत के नागरिक बने रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि मान लीजिए मैं हूँ, मेरी उम्र लगभग 50 साल है, मैं चला गया विदेश, मैंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो जो परिवार के उनके अन्य सदस्य है तो उनकी तो नागरिकता यथावत बनी रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा है फिर बर्खास्त करने पर। बर्खास्त करने पर भी आपको नागरिकता से बेदखल कर दिया जाता है, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है यदि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है, ठीक है, या देश को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाते हो देश के अंदर, तो आपको जो नागरिकता है आपकी नागरिकता से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर तीसरा है वंचित करने पर। मान लीजिए आपने नागरिकता ग्रहण कर ली भारत की, ठीक है, किस प्रकार से? जाली दस्तावेज लगा के, ठीक है। आपने जो जब नागरिकता ग्रहण कर रहे थे आप देश की, उस समय आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, दस्तावेज लगाए गए हैं, वो फर्जी है, तो उस पर फिर प्रावधान किया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि आपकी जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर आप उनको भी फॉलो नहीं करते हो, या जो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी नागरिकता इसमें समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। फिर एक बिंदु और आता है, अगर आप लगातार 7 सालों से विदेश में रह रहे हो, ठीक है, बिना किसी सूचना के आप लगातार 7 सालों से विदेश में रह रहे हो, तो उसके आधार पर भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक बिंदु और है, अगर आपको देशीकरण या फिर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिली है और आप किसी दूसरे देश में चले गए, ठीक है, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से गए दूसरे देश में, और दूसरे देश में आपको क्या कर दिया? कैद कर दिया, और वो कैद कितने साल के लिए कर दिया गया? 2 साल की इसमें सीमा है। अगर आप 2 साल तक किसी विदेशी कैद में रहते हो, ठीक है, विदेशी जेल में रहते हो, तो आपकी नागरिकता भी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये नागरिकता को प्राप्त के और नागरिकता को समाप्त करने के इसमें इस तरह से प्रावधान किए गए, तो आप इसका भी अच्छे से अध्ययन कर लें। और इसके बाद दोस्तों जो आगे का जो लेक्चर आने वाला है हमारा, इसमें मैं आपको बताऊंगा
क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आज बताऊंगा तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा आपको NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और इसी में आपको बताऊंगा असम समझौता। असम समझौता हुआ था 1985 को, इसी में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको बताऊंगा NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो गया आपका। ठीक है, उसी के बाद आपको बताऊंगा जो इसमें आपको दो तीन चीजें और देखनी है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, OCI हो जाएगा, OCI हो जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विदेशी नागरिक। ठीक है, और ये हो जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और ये जब ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में पूरी हो जाएगी। अगर एक लेक्चर में पूरी नहीं होती है तो इतनी चीज़ें आपको एक लेक्चर में बताऊंगा, और ये वाली चीज़ें आपको एक लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद फिर आपको बताऊंगा पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट बनाने के क्या क्या तरीके, कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, और किसी देश का वीज़ा हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं, वीज़ा क्या होता है, वीज़ा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 या 3 लेक्चर इस चैप्टर के भी बच्चे हैं शायद। तो जैसे ही लेक्चर समाप्त होते हैं उसके बाद आपको बताऊंगा मूल अधिकार, ठीक, यानी कि भाग 3। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीज़ें गहनता से आपको बताई जाएगी। तो आप बने रहेंगे हमारे SSG अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आप बिल्कुल जो इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर दिए हैं उसको आप गहनता से अध्ययन करें, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई शंका है, कहीं पे कोई डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका भी समाधान करने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।